जय हिंद साथियों। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं टीए आर्मी क्वेश्चन पेपर नंबर 14 करने वाले हैं। तो इससे पहले मैंने काफ़ी सारे क्लासेस करवा दिए हैं। तो अभी एग्ज़ाम आपका आने वाला है। आप एग्ज़ाम से पहले सभी क्लास को आप 100% लास्ट तक देखते रहिए और नोट बनाइएगा और रिवीजन ज़रूर करिएगा। ठीक है, रिवीजन के बिना कुछ भी काम आपको नहीं चलने वाला है, इसीलिए आप लोगों को रिवीजन करना है। और साथ साथ में अपने आप को टेस्ट करने के लिए ना वीरपद के एप्लीकेशन पर जैसे एग्ज़ाम में आपका आएगा, ठीक है, वैसा क्वेश्चन मैंने तैयार कर दिया है। वैसे तो आपका एग्ज़ाम होगा, ऑफलाइन आपका एग्ज़ाम होगा, लेकिन ये ऑनलाइन टेस्ट आपको टेस्ट करने के लिए अच्छा है। तो इसका प्राइस जो है मात्र 110 अभी है। तो जाइए और उस टेस्ट को ज्वाइन करके अपने आप को टेस्ट करिए। 110 बहुत बड़ा चीज़ नहीं होता है आप अपने एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो सभी बच्चों से मैं कहता हूँ, जो भी क्लास को देख रहे हैं ना, सभी बच्चों को अब वीरपद का एप्लीकेशन डाउनलोड करके और वहाँ पर टीए आर्मी का दिया गया है टेस्ट, उस टीए आर्मी को टेस्ट को ज्वाइन करिए। और कोई दिक्कत आपको हो रहा है आपको टेस्ट ज्वाइन करने में, तो आप मुझे 9102195290 पर मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज के क्लास का जो पहला क्वेश्चन है वो आपका पॉलिटी से है, ठीक है, भारतीय संविधान से है। और भारतीय संविधान से एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आने की संभावना आपके हर एग्ज़ाम में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन को देखते हैं और यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा इसको भी देख लीजिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपके लिए है कि भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के समूह में समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया है, यानी कि राइट टू इक्वलिटी, यानी कि समानता का अधिकार जो है ना संविधान के कौन से अनुच्छेद में ये दिया गया है। तो यहाँ पर सभी ऑप्शन को देख लीजिएगा और जो आपका आंसर हो मेरे आंसर से आप लोग मैच करिएगा, ठीक है। और मेरे साथ क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर जिन बच्चों का आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आया है ना, यानी कि अनुच्छेद 14 से 18 जो है ना, ये समानता का अधिकार दिया गया है। क्या है? समानता का अधिकार दिया गया है। अब मैं इसे पहले वाला क्लास में बताया था मैं कि आपका जो ये आता है ये फंडामेंटल राइट के में आता है सब चीज़, ठीक है ना। हमारे जो मौलिक अधिकार है ना उसके अंदर ये आपका दिया गया है। और फंडामेंटल राइट जो है ना, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर फंडामेंटल राइट जो है ना आपका, ये आपका पार्ट 3 में किस में है? तो पार्ट 3 में है, संविधान के भाग 3 में है। और फंडामेंटल राइट जो है ना ये 12 से लेकर 35 तक, यानी कि आर्टिकल जो है आपका, ठीक है, आर्टिकल 12 से 35 तक ये फंडामेंटल राइट के बारे में बताता है। और उन्हीं में से आपका जो 6 जो आपका अधिकार दिया गया है ना, उसमें आपका समानता अधिकार जो है ना ये आपका 14 से 18 तक में ये दिया गया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सभी चीज़ को आप लोग नोट बनाएंगे, क्योंकि आप एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपको पता नहीं है। आप इसीलिए आप लोग सभी क्वेश्चन को आप लोग गौर से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे। पहला राष्ट्रपति तो पता आप लोगों को, राजेंद्र प्रसाद जो थे पहला राष्ट्रपति थे, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन है कि दूसरे राष्ट्रपति कौन थे भारत के, ठीक है। तो यहाँ पर जिन बच्चों का आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ बी आया है ना, यानी कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन, यानी कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आया है, उनका आंसर बिल्कुल यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर जिनको बच्चों को नहीं पता है, जो आंसर पता नहीं है, आप लोग 100% आप लोग कसम खाइए कि मुझे रिवीजन करना है और नोट बनाना है और क्लास को लास्ट तक देखना है। और लास्ट में यहाँ पर कितने क्वेश्चन बन रहे हैं अपने आप को टेस्ट करना है, ठीक है। और सभी बच्चों को मैं फिर से बोल रहा हूँ, वीरपद का एप्लीकेशन पर जाकर सभी बच्चों को मैं बोल रहा हूँ कि आप टीए आर्मी का टेस्ट ज्वाइन करिए, ठीक है। सभी बच्चों से मैं कह रहा हूँ, ठीक है। वहाँ पर प्राइस मात्र मैंने क्या बोली थी आपको, 110 ही मात्र है। तो 110 बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक दो फैक्ट इसके बारे में जान लीजिए। यहाँ पर दूसरे राष्ट्रपति समझ गए, यहाँ पर दूसरे राष्ट्रपति जो है ना ये डॉक्टर एस राधाकृष्णन है, यानी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। और उनके जन्म दिवस को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है ये भी समझ लीजिए। यानी कि 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है? 5 सितंबर को हर साल क्या मनाया जाता है? तो वहाँ बनाया जाता है टीचर्स डे मनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? टीचर्स डे मनाया जाता है, यानी कि शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और ये किसके जन्म दिवस के रूप में? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के रूप में क्या बनाया जाता है? तो टीचर्स डे बनाया जाता है। और इनको भारत रत्न भी मिला है। क्या है? इनको भारत रत्न भी मिला है। क्या मिला है? भारत रत्न। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर भारत
रत्न मिला है उनको। और कब मिला है? ये मिला है उनको 1954 में मिला है। तो सभी पॉइंट को आप लोगों को देखना है और रिवीजन करना है, ठीक है, क्योंकि सारा पॉइंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बना रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? अगला क्वेश्चन में है कि वर्ल्ड्स एड्स डे यानी कि 2025 का थीम क्या था। अब इसमें दो क्वेश्चन तो मेरे सामने में आ गया। देखिए यहाँ पर वर्ल्ड्स एड्स डे कब मनाया जाता है, यानी एड्स डे जो होता है ना, विश्व एड्स डे दिवस, वो कब मनाया जाता है। अब पहला क्वेश्चन तो ये बन जाएगा, यानी 2025 में जो मनाया गया है ना, इसका थीम क्या था। यहाँ पर ये पूछ रहा है इसका विषय क्या था, ये पूछा गया है। तो पहले इसका आंसर देख लेते हैं, फिर मैं बताऊँगा आप लोगों को कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लीजिए, जिन बच्चों का यहाँ पर आंसर ऑप्शन नंबर ए आया है ना, यानी बाधाओं पर भी जाए एड्स प्रतिक्रिया में परिवर्तन, यानी कि इसको इंग्लिश में भी आपको याद रखना है, ओवरकमिंग डिसरप्शन एंड ट्रांसफॉर्मिंग द एड्स रिस्पॉन्स। ये आपको दिया गया है इसका थीम। और हर साल 1 सितंबर को, क्या है, 1 दिसंबर को हर साल क्या मनाया जाता है, विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? वर्ल्ड्स एड्स डे बनाया जाता है। तो आप सभी को पता होना चाहिए, जो अभी हाल ही में आया हुआ है अभी। और ये मैं कहता हूँ आप लोगों को कि ये सब क्वेश्चन आपके आने की संभावनाएं आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, करंट अफेयर के लिए, क्योंकि अभी क्या है, ये दिवस अभी जस्ट बीता है ना, और आपका एग्जाम अभी आने वाला है, तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है कि कौन सा शहर 20 रुपये के भारतीय नोट पर अंकित है। अब 20 रुपये का जो नोट है ना, उसमें किसी शहर को दिखाया गया है। तो किस शहर को दिखाया गया है, किस शहर को दिखाया गया है? तो ये दिखाया गया आपका यहाँ पर, ये दिखाया गया है आपका आंसर में, ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है, एलोरा की गुफाएं। क्या है? एलोरा की गुफाएं दिया गया है यहाँ पर। तो जानते हैं आप लोग एलोरा की गुफाएं। और ये जो है कहाँ पर है, ये कहाँ पर है, तो ये आपका औरंगाबाद में। कहाँ पर है? तो औरंगाबाद में। क्या है? औरंगाबाद में है। औरंगाबाद कहाँ पर है? तो कौन सा औरंगाबाद? ये आपका महाराष्ट्र वाला, महाराष्ट्र में औरंगाबाद है। और ये एलोरा की गुफाएं वहीं पर है। ये उनको 20 दिखाया गया है, 20 रुपये के नोट पर दिखाया गया है। और ये जो है ना एलोरा की गुफाएं, ये आपका जो यूनेस्को का जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट होता है ना, उसमें भी ये शामिल किया गया है, यानी कि यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में भी इनको शामिल किया गया है। और यहाँ पर क्या है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म के जो कुछ ऐसे हैं ना संबंधित जो प्लेस है, वहाँ पर उसमें जो गुफाएं हैं वो दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखना था, एक पॉइंट तो आपका ये हो गया कि 20 रुपये के नोट पर कौन से शहर को क्या दिखाया गया है, ये तो पहला आपका हो गया। आपका दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं, एलोरा की गुफाएं कहाँ पर है, तो आपको औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। ये सारी चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन में दिया गया है क्या, 100 के नोट पर किसका चित्र अंकित है। 100 के नोट पर, अब 20 रुपये के बारे में हम समझ गए, अब 100 के नोट पर किसका दिया गया है, यहाँ पर ये भी समझ लीजिए। यहाँ पर 100 के नोट पर किसका दिया गया है, तो यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन नंबर ये किस में दिया गया है, सी में दिया गया है, यानी कि रानी की बौ, रानी की बौ, रानी की बौ जो है ना, ये दिया गया है किस पर, तो 100 के नोट पर दिया गया। अब रानी के बौ के बारे में आपके आर्मी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है, ठीक है ना। तो रानी की बौ जो है ना कहाँ पर है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था, रानी की बौ जो है ये कहाँ पर है। तो रानी की बौ एक्चुअल में है क्या, ये आपका एक सीढ़ी है, क्या है, एक घुमावदार करके सीढ़ी है, क्या सीढ़ी बनाया गया है। ये कौन से शहर में है, कौन से राज्य में है, ठीक है, ये आपके लिए ये भी जानना जरूरी है। तो देखिए ये जो है ना आपका, ये पाटन डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पर है ये, पाटन डिस्ट्रिक्ट में है, पाटन। और पाटन डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है, ये आपका है गुजरात में। कहाँ पर है, तो गुजरात में है। तो गुजरात आप लोग याद रख लीजिएगा। आपका डिस्ट्रिक्ट तो क्वेश्चन में एग्जाम में नहीं आया था, आपका आया था कि रानी की बौ जो है ना ये कौन से राज्य में है, ये क्वेश्चन आया था आपके लिए, ठीक है। तो ये दोबारा भी क्वेश्चन आने की संभावनाएं आपके एग्जाम में हो सकता है, इसीलिए आपके लिए यह जानना जरूरी है। और 100 के नोट पर यह भी दिखाया गया है, कौन सा, रानी की बौ दिखाया गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके लिए, ठीक है। और ये भी जो है ना यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में भी ये भी शामिल किया गया है, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया देख लीजिए यहाँ पर, भारत का राष्ट्रीय युवा दिवस, भारत का राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, जो स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के
को समर्पित है। यानी कि स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक तो आपका दिया गया यहाँ पर नेशनल यूथ डे दिया गया है, यानी कि राष्ट्रीय युवा दिवस दिया गया है। दूसरा आपका अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस भी मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। एक तो आपका ये, दूसरा आपका है इंटरनेशनल यूथ डे, ठीक है ना, इंटरनेशनल यूथ डे, ये भी समझ लीजिएगा। पहले तो इसका आंसर देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है आपके लिए। तो राष्ट्रीय युवा दिवस हर साल कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 12 जनवरी को। कब मनाया जाता है, 12 जनवरी, माफ़ कीजिएगा यहाँ पर ये है ना 12 जनवरी को। इसको मैं थोड़ा हटा ही देता हूँ, कन्फ्यूज कर जाएंगे बच्चे। तो 12 जनवरी को हर साल क्या मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है आपका, हर साल मनाया जाता है। और यहाँ पर मैंने क्या क्वेश्चन किया था कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस यानी कि इंटरनेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है हर साल 12 अगस्त को। कब मनाया जाता है, तो 12 अगस्त को मनाया जाता है हर साल इंटरनेशनल यूथ डे मनाया जाता है। तो दोनों पॉइंट आप लोग याद कर लीजिएगा। एक तो आपका राष्ट्रीय युवा दिवस, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मना लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में आने की संभावनाएं दोनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया देख लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है आपका कि 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी। ठीक है, चलिए एक बार मैं आप लोगों से तो 1 सेकंड रोकूंगा मैं आप लोगों के लिए। और अभी तक आपने अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक तो ज़रूर कर लीजिए, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन दिया गया है कि 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी, यानी कौन से शहर से हुआ था 1857 की क्रांति की शुरुआत। तो ये शुरुआत हुआ था आपका, ऑप्शन में दिया गया आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। इनमें से जो आपका आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, जो हो जाएगा मेरठ। मेरठ कहाँ पर है, तो आपका उत्तर प्रदेश में है। तो मेरठ में आपका शुरुआत हुआ था 1857 की क्रांति की शुरुआत हुआ था। और उसका कारण क्या था, तो कारण तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन जो कारतूस में जो चर्बी का इस्तेमाल किया जा रहा था ना, ये इसका मुख्य कारण बना। ठीक है, तो यहाँ पर इस पॉइंट को देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, और ये कहा जाता है कि ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहली लड़ाई था। ठीक है, जिसमें कि मंगल पांडे का आप लोग नाम सुनते हैं, मंगल पांडे इनका नाम सुनते हैं। ठीक है ना, तो ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था, यहाँ पर मेरठ से स्टार्ट हुआ था, यूपी से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन में कि पीएम उज्ज्वला योजना 1.0, ठीक है, की शुरुआत कब हुई थी। देखिए पीएम उज्ज्वला योजना जो है ना, जिसमें कि फ्री गैस कनेक्शन दिया जाता है महिलाओं को। एक तो 1.0 है आपका, 2.0 भी आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन ये था कि 1.0 जो है ना, ये कब शुरू हुआ था। तो यहाँ पर ऑप्शन को गौर से देख लीजिएगा। जिनको पता नहीं होगा ना, आप डेट याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं। ठीक है, जो भी आपका पीएम मोदी के द्वारा जो भी योजना है ना, योजना से रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने के लिए ज़रूर मिलेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपका इसमें तो दिया ही नहीं गया आपका, यहाँ पर लिख लीजिए आप लोग। ठीक है, यहाँ पर एक देखिए डेट में, यहाँ ईयर तो ठीक है, लेकिन डेट यहाँ पर मिसमैच कर रहा है, आपका डेट आपका मिसमैच कर रहा है। ठीक है, तो ये जो शुरुआत किया गया था ना, ये शुरुआत किया गया था 1 मई को। चलिए 1 मई तो दिया ही गया यहाँ पर, देखिए मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज कर गया था। ठीक है ना, ये आपका आंसर दिया गया 1 मई को। 1 मई 2016 को स्टार्ट किया था। कब दिया गया था, तो 1 मई 2016 को स्टार्ट किया गया था आपका ये पीएम उज्ज्वला योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जिसमें कि गैस कनेक्शन फ्री में दिया जाता है। और आपका उज्ज्वला योजना 2.0 भी बोलते हैं, 2.0 भी बोलते हैं। तो यहाँ पर जो उज्ज्वला योजना 2.0 है, ये कब स्टार्ट किया गया था, तो ये स्टार्ट किया गया था आपका 2021 में। वो भी कब, तो आपका 10 अगस्त को। कब स्टार्ट किया गया था, 10 अगस्त 2021 को स्टार्ट किया गया था। तो दोनों पॉइंट को देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है ना, दोनों पॉइंट को देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन में आपका है कि पीएम किसान सम्मान निधि में लाभार्थियों को हर वर्ष कितनी राशि मिलती है। यानी कि ये किसानों को जो कुछ सहायता दिया जाता है ना, ये पीएम किसान यानी कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत हर साल कितनी राशि दिया जाता है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो हो जाएगा 6000। तो ये तो आप सभी को पता ही होगा, और इसका भी आंसर आपने 100% किया ही होगा। और अपने आंसर को नोट करते रहिएगा, क्योंकि लास्ट में कमेंट करके बताना है कि आपका कितना आंसर सही हुआ है। और साथ में कमेंट करिएगा कि आपका जो सिटी है वो कौन सा है, आपका एआरओ कौन सा है। तो आप लोग एआरओ को कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि गोवा की राजधानी कौन सी है।
गोवा की राजधानी कौन सी है? तो आप लोगों को सभी स्टेट का कैपिटल पता होना चाहिए, ठीक है, और सभी यूनियन टेरिटरी का भी कैपिटल पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर 2 पॉइंट मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है ना, 1 और 2, यानी सभी का आपका स्टेट और कैपिटल पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि गोवा जो है ये राज्य में सबसे छोटा राज्य है, क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य है गोवा, ठीक है। और सबसे बड़ा कौन सा है मैंने बता दिया, मैं यहाँ पर इतना डिटेल में नहीं बताऊँगा अभी, क्योंकि ये सारा क्वेश्चन मैंने करवा दिया है। तो गोवा सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल में, और इसकी राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी है आपका पणजी है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है? डी में दिया गया है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया देख लीजिए कि 50 के नोट पर किसका चित्र अंकित होता है? आपने क्या देखा? 20 के नोट पर, आपने देखा 100 के नोट पर, ठीक है। अब यहाँ पर आपका सामने आ गया 50 के नोट पर, हो सकता है आपका अगला क्वेश्चन हो जाए 10 के नोट पर। ये सभी आपको मैंने करवा दिया, इसलिए इसी क्लास में ला दिया है ताकि आप एक जगह पर इसको नोट बनाकर रख सके। तो यहाँ पर देख लीजिए 50 के नोट पर किसका चित्र अंकित है? 50 के नोट पर जो है ना, ये आपका हम्पी का जो चित्र अंकित है, हम्पी 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? हम्पी का चित्र अंकित है। अब देखिए हम्पी कहाँ पर है? तो हम्पी है कर्नाटक में। कहाँ पर है? तो कर्नाटक में। क्या है? कर्नाटक, ठीक है ना। ये रथ के साथ में दिया हुआ है, क्या है? रथ के साथ में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये क्यों क्या दिखाता है? तो विजयनगर साम्राज्य था ना, विजयनगर साम्राज्य के ये बताता है, इसके बारे में बताता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम्पी का चित्र दिया गया है, ठीक है, याद कर लीजिएगा। और 10 के नोट पर क्या दिया गया है? तो 10 के नोट पर दिया गया है आपका कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है ना, ठीक है ना, वहाँ पर जो कोणार्क का टेम्पल दिया गया है आपका, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हो सकता है आपका ये आ जाए, याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पर 20 के नोट पर, ठीक है, 100 के नोट पर, और आपका 50 के नोट पर और 10 के नोट पर, यानी कि सभी पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आ ही गया यहाँ पर कि 10 के नोट पर किसका चित्र अंकित है? 10 के नोट पर किसका है? अभी आपने आंसर कर लिया होगा आपने, कोणार्क का सूर्य मंदिर। ऑप्शन नंबर आपका ये बी में दिया गया है। और ये कहाँ पर है? तो आपका ये जो पूरे डिस्ट्रिक्ट में है, और ये उड़ीसा में। कहाँ पर है ये? तो उड़ीसा में है, ठीक है, उड़ीसा याद कर लीजिएगा, ठीक है, उड़ीसा में है सूर्य मंदिर, ठीक है। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन में है कि पुष्कर में किस हिंदू देवता का प्रसिद्ध मंदिर है? जो 2024 में आर्मी एग्जाम में पूछा गया था। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन आपका है, ठीक है। तो यहाँ मैंने डाल भी दिया है आपको, ठीक है ना। यहाँ पुष्कर मेला भी लगता है। क्या लगता है? पुष्कर मेला भी लगता है। क्या लगता है? पुष्कर मेला भी लगता है। तो पुष्कर में जो मेला लगता है ना, कौन से हिंदू देवता का प्रसिद्ध मंदिर है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर किस में है? तो सी में है। तो यहीं पर क्या लगता है आपका? पुष्कर मेला भी लगता है। क्या लगता है? यहाँ पर पुष्कर मेला लगता है। और ये कौन से राज्य में होता है, ठीक है ना, कौन से राज्य में? तो राज्य का नाम लिख लीजिए आप लोग। राजस्थान जो है आपका राज्य है, क्या है? राजस्थान। राजस्थान में क्या लगता है? तो पुष्कर मेला लगता है। क्या लगता है? पुष्कर मेला लगता है, ठीक है ना, पुष्कर मेला लगता है, ठीक है ना, याद कर लीजिएगा राजस्थान में। और राजस्थान में इसमें क्या होता है? इसमें जो पुष्कर मेला में जो इसे कहते हैं हम लोग ऊँट का मेला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊँट का मेला, ऊँट मेला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊँट मेला भी कहते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया देख लीजिए यहाँ पर कि सोमनाथ मंदिर भारत के किस राज्य में है? बहुत अच्छा सा क्वेश्चन आपके लिए है यहाँ पर स्ट्रैटेजी के में। सोमनाथ मंदिर जो है कौन से राज्य में है? तो सोमनाथ मंदिर आपके सामने में ऑप्शन दिया गया है, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका गुजरात हो जाएगा। तो जिन बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी आया है ना, यानी गुजरात आया है, आपका आंसर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो आपका आंसर है, ठीक है। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि डिजिटल इंडिया मिशन कब शुरू हुआ था? डिजिटल इंडिया मिशन जो है कब स्टार्ट हुआ था? तो डिजिटल इंडिया मिशन जो है ना, ये आपका 1 जुलाई 2015 को स्टार्ट हुआ था। जिन बच्चों को नहीं पता होगा आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जितने सारा क्वेश्चन आपको नोट बना के करेंगे ना, सभी को रिवीजन करिएगा। रिवीजन नहीं करेंगे ना तो आपको पढ़ाई करके कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। देखिए आर्मी बनने के लिए ना आपको कसम खाना पड़ेगा आपको, ठीक है, कसम खाना पड़ेगा कि कसम खा के कहिए कि मैं आर्मी बनूंगा तो बनूंगा, इतना करिए तब आप आर्मी बनेंगे। सबसे बड़ा होता है जुनून होता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। यहाँ पर अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो 1 रुपये का नोट भी जारी करता है कौन? तो आपका वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय क्या है? आपका जारी करने वाला 1 रुपये का नोट है। और 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो जानते हैं आप लोग, इस पर होता है वित्त सचिव का आपका
साइन होता है, हस्ताक्षर होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो बी आंसर है। अब 1 रुपये के बाद जो भी नोट जो होता है ना, कौन जारी करता है, किसका अधिकार में होता है, तो वो आपका आरबीआई, ठीक है ना, आरबीआई का अधिकार में होता है। किस में होता है, तो आरबीआई का अधिकार में होता है। उस पर क्या होता है, रिजर्व बैंक के गवर्नर का साइन होता है, ठीक है ना। बाद बाकी 1 रुपये का साइन कौन जारी करता है, 1 रुपये का सिक्का कौन जारी करता है, नोट कौन जारी करता है, वो जारी करता है वित्त मंत्रालय, ठीक है, वित्त मंत्रालय यानी कि फाइनेंस डिपार्टमेंट जो होता है वो करता है। और उस पर साइन किसका होता है, तो वित्त सचिव का साइन रहता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पर आगे आते हैं, अगले क्वेश्चन में दिया गया आपका कि भारत की सबसे बड़ी मीठी पानी का झील कौन सा है। मीठी पानी का झील है। अब खारे पानी का झील को तो बारे में मैंने बता दिया था। खारे पानी का झील कौन सा है, सबसे बड़ा खारे पानी का झील जो है ना आपका चिल्का लेक का, क्या है, चिल्का लेक। चिल्का लेक कहाँ पर है, चिल्का लेक आपका कहाँ पर है, तो ये उड़ीसा में है। कहाँ पर, उड़ीसा में है। और ये क्या है आपका, एक और आपने पढ़ा होगा सांभर झील, आपने क्या पढ़ा होगा, सांभर लेक पढ़ा होगा आपने। क्या है ये, मैं क्या कर रहा हूँ, सलाइन वाटर का, यानी कि खारे पानी के बारे में बात कर रहा हूँ। इसके बारे में अभी नहीं बात कर रहा हूँ मैं क्वेश्चन के बारे में। देखिए सांभर लेक किसका है, सांभर लेक कहाँ पर है, तो ये राजस्थान में है। और ये क्या है, इनलैंड वाटर है। क्या है, इनलैंड मतलब क्या, यह समुद्र से हट के जो रहता है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इनलैंड वाटर कहते हैं, इनलैंड सेल्ट वाटर। और चिल्का लेक जो है ना, यह आपका क्या है, समुद्र से जुड़ा हुआ ये आपका नदी है। तो समुद्र से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा आपका खारे पानी का झील कौन सा हो जाएगा, चिल्का झील हो जाएगा। और सांभर झील क्या है, तो आपका इनलैंड वाटर है, इनलैंड जो है आपका ये, ठीक है। बाद बाकी जो मीठे पानी का सबसे बड़ा झील है वो कौन सा है, ये आपका कौन सा है, तो वुलर झील है। क्या है, वुलर झील है। तो क्वेश्चन नंबर आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर बी हो जाएगा। और वुलर झील जो है ना कौन से राज्य में है, वुलर झील जो है ना कौन से राज्य में है, देखिए यहाँ पर वुलर झील जो है ना आपका ये जम्मू कश्मीर में, कहाँ पर है, तो जम्मू कश्मीर में है। ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, वुलर झील कहाँ पर है, तो आपका जम्मू कश्मीर में है। और मैंने इसके बारे में 1-2 पॉइंट जो बताया है ना, इस पॉइंट को भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, जिनको नहीं पता है, जो पहली बार क्लास को देख रहे हैं, ठीक है ना। तो उड़ीसा चिल्का झील जो है ना सबसे बड़ा भारत में, वो आपका खारे पानी का झील है। लेकिन ये भी आपका खारे पानी का झील में, यानी कि आपका सांभर झील जो है ये भी बड़ा है। लेकिन ये आपका ये क्या है, समुद्र से हटने वाला, यानी कि आपको क्वेश्चन में ऐसे आएगा कि इनलैंड वाटर कौन सा है, यानी अंतर्राज्यीय बोलेंगे, ऐसा बोलेंगे। इनलैंड समझ लीजिए इंग्लिश में इसको, ठीक है। अंतर्देशीय ऐसा बोलते हैं, अंतर्देशीय बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया देख लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ के रचयिता कौन है, यानी आनंद मठ के रचयिता, आनंद मठ के लिखने वाले ऑथर कौन है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको कई बार एग्जाम में मैंने क्वेश्चन पूछा गया है, अलग अलग टाइप से पूछा गया है, डायरेक्टली ये नहीं पूछा गया होगा। लेकिन इसका जो आंसर है पहले देख लीजिए, बताने में अच्छा रहेगा मेरे लिए। जिन बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी आया है ना, यानी कि बंकिम चंद्र चटर्जी है, उनका आंसर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। देखिए बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में कई बार क्वेश्चन आया है। ये बोल रहा है कि यहाँ पर बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा आनंद मठ लिखा गया है और आनंद मठ लिखा गया है। और इसमें एक पॉइंट और किया गया है कि वंदे मातरम जो है ना, वंदे मातरम भी यहीं से निकाला गया, यहीं से लिया गया है। वंदे मातरम क्या है, वंदे मातरम, ठीक है। ये हमारा क्या है, वंदे मातरम, ये हमारा क्या है, तो ये आपका नेशनल सॉन्ग है। क्या है, नेशनल सॉन्ग है, नेशनल एंथम नहीं। नेशनल एंथम तो जनगण मन है ना, लेकिन ये नेशनल यानी कि राष्ट्रीय गीत है। ये भी याद रख लीजिएगा। ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये लिखा गया आपका बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया आनंद मठ, और ये उसी से निकला, आनंद मठ से निकला हुआ है क्या आपका वंदे मातरम, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया देख लीजिए। यहाँ पर अगला क्वेश्चन में दिया गया आपका कि भारत के राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो आपने क्या पढ़ा था, देखिए भारत में राष्ट्रपति बनने के लिए कितना उम्र चाहिए कम से कम, तो आपने क्या पढ़ा था, तो 35 साल का। कितना साल का, 35 ईयर का होना चाहिए, तब कोई राष्ट्रपति बन सकता है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि अधिकतम आयु कितना होना चाहिए, तो यहाँ पर अधिकतम के बारे में अभी तक हमारे संविधान में नहीं दिया गया है। इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कोई भी सीमा नहीं है अधिकतम उम्र का, लेकिन न्यूनतम उम्र का दिया गया है, यानी कि कम से कम 35 वर्ष का आयु होना चाहिए, तभी वो कोई राष्ट्रपति बन सकता है। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर था।
ठीक है। अब राष्ट्रपति के बारे में एक पॉइंट और है, इनका जो कार्यकाल होता है कितने दिनों का होता है, इनका टेन्योर होता है ना कितने दिनों का होता है, इनका टेन्योर होता है 5 ईयर का। क्या 5 साल तक कोई भी राष्ट्रपति एक बार में बने रह सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए था कि अधिकतम आयु वाला, यहाँ पर कोई भी अधिकतम आयु का कोई भी सीमा नहीं है। तो आगे है कि किस जानवर के दूध में वसा की मात्रा सबसे अधिक होता है, यानी कि फैट जो होता है कौन से जानवर के दूध में सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए आपके ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिया गया है और यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो हो जाएगा भैंस। यानी कि भैंस के दूध में सबसे ज़्यादा फैट होता है, सबसे ज़्यादा वसा होता है। तो नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ हम लोग कहाँ पर आ गए, अभी हमने जी के तो करा है आपका टी आर्मी के लिए, अब मैं जीएस करवा रहा हूँ। ये ठीक है, जीएस यानी कि जनरल साइंस करवा रहा हूँ आपको। साइंस का क्वेश्चन 15 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में आपके लिए। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन पर, 1 जूल में कितने अर्घ होते हैं और बल का CGS मान क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक अर्घ में, माफ़ कीजिएगा, 1 जूल में कितने अर्घ होते हैं। तो 1 जूल में जो आपका अर्घ होता है ना, ये होता है आपका 10 के पावर में 7 अर्घ होता है। ठीक है, और आपको कितना होता है बल का फोर्स CGS, तो आपका डाइन में होता है 10 के पावर में 7। तो याद कर लीजिएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर आप किस में आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पर कि गैल्वेनीकरण, ठीक है, यानी कि गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया में लोहे को जंग से बचाने के लिए किस धातु की परत चढ़ाई जाती है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका क्वेश्चन है। ठीक है ना, यानी गैल्वेनाइजेशन जो है ना प्रक्रिया में जो लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर किसी धातु का परत चढ़ाया जाता है, किसी की परत चढ़ाया जाता है, तो वो कौन सा धातु होता है, वो कौन सा धातु होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। या तो जिंक होता है या जास्ता होता है, ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जिन बच्चों का आंसर आपने ऑप्शन नंबर सी करा है ना, बिल्कुल आपका आंसर करेक्ट है। जिन बच्चों नहीं करा है आप नोट जरूर बनाएंगे आप लोग। ठीक है, चलिए अब आगे आ जाइए। अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि भारी पानी यानी कि हैवी वाटर का उपयोग मुख्यतः कहाँ किया जाता है। तो हैवी वाटर का यूज़ कहाँ किया जाता है, तो हैवी वाटर का जो सूत्र है एक केमिकल आपका ये सूत्र जो है, सूत्र क्या है। ठीक है, तो ये भी आप देख लीजिएगा आप लोग, पहले इसका आंसर लगा लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो हो जाएगा परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में यूज़ किया जाता है। क्या है, परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में। और हैवी वाटर का क्या है आपका सूत्र क्या है, केमिकल सूत्र क्या है, केमिकल फार्मूला क्या है, तो आपका है बोला D2O बोलते हैं। ठीक है, D2O बोलते हैं यानी हैवी वाटर को। ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पर कि कोबाल्ट धातु किस विटामिन का एक आवश्यक घटक है। कोबाल्ट धातु जो है ना कौन से विटामिन का ये आवश्यक घटक है। ठीक है, तो कोबाल्ट धातु कौन से विटामिन में पाया जाता है। ठीक है, कोबाल्ट धातु जो पाया जाता है ना, यह विटामिन B12 में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, विटामिन B12 में पाया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवा दिया है। ठीक है, अब आगे आ जाइए। अगला क्वेश्चन में दिया गया आपका कि 1 जूल में कितने अर्घ होते हैं। 1 जूल में, माफ़ कीजिएगा क्वेश्चन दोबारा आपका आ गया, एक बार देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है ना, चलिए मैं आगे बढ़ जाता हूँ। आगे दिया गया है कि H2SO3 जो है ना हाइड्रोजन के समस्थानिक में किसकी संख्या समान होती है, किसकी संख्या समान होता है यहाँ पर। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा सा क्वेश्चन है आपको, मैं इसके बारे में एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं करूँगा, इसका मैं डायरेक्टली आंसर ही करवाऊँगा, अपने आंसर को मैच करिएगा आप लोग। इसका आंसर दिया गया ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्रोटॉन, आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें क्या होता है ना, यानी कि इसमें जो संख्या होता है ना आपका हाइड्रोजन का, ये आपका बिल्कुल समान रहता है। ठीक है, अब आगे दिया गया आपका कि खाद्य ऊर्जा को किस इकाई में मापा जाता है। तो खाद्य ऊर्जा को, ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कैलोरी में। क्या हो जाएगा, कैलोरी में। आपने कितना कैलोरी खाना खाया, कितना इसका कैलोरी था, कितना उसमें कैलोरी था, ऐसा हम लोग बोलते हैं ना, यहाँ पर कैलोरी हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर। अब आगे दिया गया है कोयले का सबसे उत्तम प्रकार कौन सा है जिसमें कार्बन की मात्रा लगभग 96% तक होता है। यानी कि इसमें क्या होता है, इसमें धुआं जो है ना सबसे कम होता है। ठीक है ना, ये कार्बन का सबसे उच्चतम प्रकार कौन सा है, क्या उसको जलने पर क्या होता है, उसमें जो धुआं स्मोक होता है ना सबसे कम निकलता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन को देख लीजिएगा गौर से, क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ना, ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट क्या होता है, कोयला का सबसे उच्चतम प्रकार है। उसमें क्या होता है, उसमें धुआं जो होता है ना बहुत ही कम निकलता है। ठीक है ना, एंथ्रासाइट में। अब देखिए यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा, देखिए ये सब क्या है, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट्स, ये सब क्या है, एक कोयला का प्रकार ही है। ये क्या है, ये सब कोयला का प्रकार ही है। इसमें सबसे एक नंबर पर आता है कि आपका
आपका एंथ्रासाइट आता है, दूसरे नंबर पर आपका आता है बिटुमिनस आता है, तीसरे नंबर पर आपका होता है लिग्नाइट आता है, और चौथे नंबर पर आपका आता है आपका, तो आपका पीट आता है। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा आप लोग। पहले नंबर पर सबसे अच्छा में आपका एंथ्रासाइट, दूसरे नंबर पर आपका बिटुमिनस, तीसरे नंबर पर आपका आता है लिग्नाइट, और चौथे नंबर पर पीट आता है। आपको इतना डिटेल में तो नहीं जाना है, एक याद कर लीजिएगा, ठीक है ना, एक ये और दूसरा ये, तीसरा याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन में दिया गया आपका कि विटामिन B1 जिसे कि थियामिन कहा जाता है, ठीक है ना, थियामिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो थियामिन की कमी से कौन सा रोग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए आंसर में दिया गया, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 का आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेरी हो जाएगा। क्या होता है, विटामिन B1 की कमी से क्या होता है, तो यहाँ पर इसका बेरी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब स्कारबी, पेलेग्रा, रिकेट्स मैंने कई बार बता दिया है, तो आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूँ कि सब चीज़ पता होगा। जो आपका पहला बार क्लास को देख रहे हैं सभी क्लास को जाकर देख लीजिएगा, ये सब क्वेश्चन देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा आपको। ठीक है, चलिए आगे दिया गया है कि सड़क की रोशनी में बहुयात में प्रयुक्त होने वाले पीले लैंपों में किसका उपयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पर आपने देखा होगा ना, रोड पर जो पीला लैंप जला रहता है, रोड के साइड में जो लगा रहता है, उसमें क्या होता है, उसमें क्या भरा रहता है, उसमें क्या भरा रहता है, उसमें भरा रहता है आपका सोडियम भरा रहता है। क्या भरा रहता है, सोडियम भरा रहता है। ऑप्शन नंबर आपका सी आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे दिया गया है निम्न में से कौन सा तत्व एक परमाणविक इकाई होता है। कौन सा तत्व है जो परमाणविक इकाई होता है, तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन देख लीजिएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। सोना जो है ना आपका आंसर है। इसमें आप लोग एक चीज़ याद कर लीजिए कि इसका आंसर तो आप देख लीजिएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर हो जाता है, सोना हो जाता है जो परमाणविक इकाई है। ठीक है, मोनो एटॉमिक यूनिट है। और इसमें आप लोग एक दो पॉइंट ये भी देख लीजिएगा जिनको नहीं पता होगा, गोल्ड का संकेत क्या है, क्या लिखते हैं हम लोग, गोल्ड को लिखते हैं हम लोग AU से हम लोग इंडिकेट करते हैं। वैसे ही हाइड्रोजन को H2 से, फास्फोरस को P4 से, सल्फर को S से। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये सभी एग्जाम में आपके क्वेश्चन आते हैं, तो इसको भी आप लोग नोट बना कर रख लीजिएगा। लेकिन नोट कैसे बनाना है आप लोगों को बेहतर पता होना चाहिए। ठीक है ना, चलिए आगे आ जाइए। अगला क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि 1 न्यूटन किसके बराबर होता है। 1 न्यूटन जो होता है किसके बराबर में होता है, तो 1 न्यूटन जो बराबर आपका होता है किसके बराबर में, ये होता है आपका 1 kg × 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर में होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अब आगे दिया गया है कि हमारे भोजन में स्टार्च यानी कि मंड, चीनी यानी कि शर्करा किसके रूप में होता है। हमारे भोजन में किस रूप में पाया जाता है, आपका स्टार्च और चीनी पाया जाता है, यानी कि मंड और शर्करा पाया जाता है, किस रूप में होता है वो, तो ये होता है आपका कार्बोहाइड्रेट ग्रुप में। किस में होता है, कार्बोहाइड्रेट ग्रुप में। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी आया है, बिल्कुल आपका आंसर करेक्ट यहाँ पर हो जाता है। आगे दिया गया है कि LED शब्द का पूर्ण रूप क्या है, यानी LED का फुल फॉर्म क्या है, LED का फुल फॉर्म क्या है यहाँ पर, तो LED का जो फुल फॉर्म होता है ना, ये होता है आपका लाइट इमिटिंग डायोड होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, LED इसे हम लोग कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। तो अभी मैंने 15 क्वेश्चन आपका GS से करवा दिया आपको। ठीक है, अब आपके 15 क्वेश्चन जो आएगा ये आपका मैथ का क्वेश्चन आएगा। क्या आएगा, मैथ का क्वेश्चन आएगा। तो मैथ का क्वेश्चन में आप लोग क्या करिएगा, वीडियो को जहाँ लगे पॉज करना, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब मेरे साथ में क्वेश्चन लगाइए। ठीक है ना, और जिसको भी मैथ से डर लगता है ना, तो वीरपथ के एप्लीकेशन पर जाइए आप लोग। ठीक है ना, और वहाँ पर मैथ क्लास को ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, वहाँ बिल्कुल मैं बेसिक से करा रहा हूँ। ठीक है ना, अभी मैं नंबर सिस्टम पर ही मैं स्टार्ट किया हूँ। ठीक है, बिल्कुल स्टार्टिंग से ही है, बाद बाकी आप एग्जाम से पहले ये चीज़ आपका सारा खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, बाद बाकी ये सब सारा चीज़ क्लास करते रहिएगा आप लोग। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि PQR मिलकर किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, यानी कि तीनों मिलकर कितना दिन में करता है, 20 दिन में करता है। P अकेला 40 दिन में करता है उसी काम को, और उसी काम को Q अकेला 60 दिन में करता है, तो R अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। चलिए इसके लिए मैंने आपको यहाँ बताया था आपको, अगर मान लिया तीनों मिलकर कितना दिन में करता है, 20 दिन में करता है, तो उसका एक दिन काम कितना होगा, तीनों मिलकर जब काम करता है 20 दिन में, तो PQR का एक दिन काम हो जाएगा 1/20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/20 हो जाएगा। अब देखिए तीनों का काम मिलकर दिया गया है। अब इसमें से क्या करूँगा मैं ना, इसमें से PQR में से P का काम दिया गया है, यानी कि P जो है अकेला कितना दिन में कर लेता है, 40 दिन में कर लेता है, तो 1/40 कर दूंगा। मैंने क्यों किया, ये तीनों का काम दिया गया है, तीनों में से अगर मैं कर दूंगा, अगर P का घटा दूंगा तो क्या बच जाएगा, Q और R बच जाएगा इसमें से।
अब आके क्यू का भी दिया गया है तो क्यू का भी घटा दीजिए, 1/60 कर दीजिए। अब क्या बच जाएगा आपके लिए, सी अब आर का बच जाएगा ना। देखिए पी का तो पी क्यू आर का दिया गया है, ये आपका तीनों, ये तीनों दिया गया, क्या पी क्यू आर का दिया गया है, उसमें से पी का आपने दे दिया यहाँ पर घटा दिया और क्यू का आपने घटा दिया, तो क्या बच जाएगा इधर, आर का बच जाएगा ना। तो आर का काम निकाल लीजिए यहाँ पर। अब तीनों का एलसीएम कर लीजिए, तीनों का एलसीएम करेंगे कितना आएगा, 60 दूना में 120, 120 क्या हो जाएगा आपका एलसीएम, क्या हो जाएगा 20 छक्के 120, 6 हो जाएगा, माइनस आपका माइनस है तो माइनस ही रहेगा, 40 दिया 120, 3, 60 दूना में 120 माइनस में 2, यानी कि 6 में से 3 और 2 5 घट जाएगा ना, 1/में कितना आ गया 120, क्या आ गया 1/में 120, यानी कह सकता हूँ कि आर बराबर कितना आ गया 120, क्या आ जाएगा 120 हो जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा गलती हो गया, ठीक है। अब आर बराबर कितना आ गया 120 आ गया, यानी कि 1/में 120 आ गया ना। यानी कि अभी आपने क्या देखा था यहाँ पर, तीनों मिल के काम करता है कितना, तो 20 दिन में, तो उसका एक दिन काम कितना हो जाएगा 1/20। उसी तरह से अब आर का क्या निकल जाएगा, एक दिन का काम कितना निकल जाएगा 1/20, यानी कि टोटल वो कितना दिन में ख़त्म कर लेगा 120 दिन में वो काम को ख़त्म कर लेगा, यानी कि उसका क्षमता कितना था 120 दिन में काम करने का क्षमता था। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए अब आगे देख लीजिए, अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया देख लीजिए। यदि x y से 5 गुना बड़ा है और y x से कितना छोटा होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। y जो है ना x से कितना छोटा होगा, यहाँ पर कॉमा लगा देता हूँ, यहाँ पर क्वेश्चन समझिएगा, यहाँ मैंने कॉमा लगा दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि x जो है ना y से 5 गुना बड़ा है, तो देखिए यहाँ पर x जो है, मैं मान लेता हूँ यहाँ पर x है, ये y है। अगर मान लिया जाए y अगर 1 है तो x क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। समझने की कोशिश करिएगा, यहाँ पर जैसा क्वेश्चन कर रहा है मैंने वैसे ही करा, 5 गुना बड़ा है ना x, ठीक है। अगर 1 है तो 5 गुना ये है। अब बोल रहा है कि y x से कितना छोटा है, y कितना छोटा है, देखिए y कितना छोटा है, y छोटा कितना है, y छोटा कितना है, तो y छोटा है 5 - 1 करेंगे ना, यानी 4 छोटा है, कितना छोटा है, तो 4 छोटा है, कितना छोटा है 4 छोटा है ना। लेकिन ये इतना नहीं पूछ रहा है, आपको पूछ रहा है कितना परसेंटेज छोटा है, तो प्रतिशत कैसे निकालेंगे, प्रतिशत निकालेंगे कितना छोटा है वो ऊपर करेंगे। और तुलना किसके साथ किया जा रहा है, तुलना किया जा रहा है x के साथ ना, जिसके साथ तुलना किया जाए उसको आप लोग क्या रखेंगे नीचे रखेंगे। तो x बराबर में कितना था, x बराबर में कितना था, x बराबर में था आपका 5 था, तो मैंने 5 यहाँ नीचे कर दिया, और गुना में क्या कर दूंगा मैं 100 कर दूंगा यहाँ पर। अब कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली आपका आंसर निकल जाएगा यहाँ से, 5 से 20 पंचे 100 और 20 का में 80, यानी कि 80% क्या है तो छोटा है। कौन, y जो है ना x से 80% छोटा है। यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था समझने के लिए आपका, ये था 4 छोटा है। अब जिससे तुलना किया जाएगा कितना छोटा है, तो 4 छोटा है, और जिससे तुलना किया जाए उससे उसको भाग लगा देना है, जो अभी हमने यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर कर दिया यहाँ पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको समझे होंगे, और कैसे समझे होंगे ना, जो मैं पॉइंट बताया हूँ ना उस पॉइंट को समझे होंगे आप, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए, अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अब यहाँ क्वेश्चन है कि 7, 12 और 35 का चतुर्थ अनुपात क्या होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन नहीं, इस तरह क्वेश्चन मैंने पिछले क्लास में करवा दिया है, और ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो चतुर्था अनुपात कैसे निकालते हैं हम लोग, जो अनुपात दिया रहेगा ना आपका 7:12 कर देना है, और समानुपात में करके यहाँ 35 कर देना है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा देना है, यहाँ पर x मान लीजिए आप लोग, ठीक है, x मान लीजिए। अब हम क्या करते हैं इसमें कि बीच वाला को एक जगह से गुना करते हैं और दोनों साइड वाला को एक जगह गुना करते हैं हम लोग, ठीक है ना। अब कितना हो जाएगा, 7 गुना में कितना हो जाएगा x हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा 12 गुना में 35 हो जाएगा। हम लोग ऐसे ही करते हैं ना। अब x की वैल्यू कितना हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 12 गुना में 35 बटा कितना हो जाएगा 7। अब देखिए 7 से कट जाएगा, 7 पंचे 35 और 12 पंचे क्या हो जाएगा ये 60, यानी x की वैल्यू कितना आ गया 60 आ गया ना। ऑप्शन नंबर आपका ये बी में दिया गया है, तो बी आपका आंसर है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि 6000 की राशि पर 10% के वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1 वर्ष के लिए ब्याज कितना होगा। इसमें मेन है फार्मूला को टेस्ट करने के लिए मैंने इतना आसान क्वेश्चन रखा है आप लोग के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 39 का सभी का आंसर यहाँ आना चाहिए। जो भी बात बच्चे, जितना व्यूज़ आ रहा है ना यहाँ पर इस वीडियो में, जितना व्यूज़ आएगा ना, सभी बच्चों से मैं कमेंट चाहूँगा, ठीक है ना, कमेंट चाहूँगा। लेकिन सभी बच्चों तो क्लास को लास्ट तक तो देखते नहीं हैं, लेकिन ये तो है कि 50% बच्चे कम से कम हैं
जो क्लास को लास्ट तक देखते हैं। 50% से भी कम मान लीजिए, 30% जो सीरियस बच्चे हैं ना, जो अपने एग्ज़ाम के प्रति बहुत जिम्मेदार है ना, वो तो क्लास तक देखते ही हैं। उनका आंसर कमेंट में आना चाहिए, ठीक है ना। और वीरपथ का एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप लोग वीरपथ का टेस्ट भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये 100% 110 रुपये का मात्र है, ठीक है ना। 110 बहुत बड़ी चीज़ नहीं होता है। कहीं बाहर जाएंगे नाश्ता करने के लिए, तो नाश्ता करके आराम से आ जाएंगे, ठीक है ना, इतना में, और कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये पढ़ाई के लिए बात है, तो 110 रुपया बहुत बड़ा चीज़ नहीं होता है, ठीक है। चलिए अब आगे दिया गया आपके लिए कि 12, 24 और 30 का लघुत्तम समावर्त ज्ञात करने के लिए कह रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर लघुत्तम समावर्त कैसे निकालते हैं, 12, 24 और 30। एक तरीका तो ये है, ऐसे निकाल दीजिए, ऐसे निकाल दीजिए, एक तरीका वो भी है। और दूसरा इसका तरीका क्या है पता है आपको, 12, 24 और 30 दिया गया ना, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी इसमें, सबसे बड़ी संख्या 30 है आपका। अब क्या करिए, 30 में 12 और 24 से भाग लगा देख लीजिए, क्या कट रहा है, क्या नहीं कट रहा है ना। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, 30 को दोगुना कर दीजिएगा, 30 को क्या कर दीजिएगा, दोगुना, 30 में 60 कर दीजिएगा। क्या 60 को 12 और 24 काट रहा है दोनों, यहाँ पर देख सकते हैं 12 से तो कट रहा है, लेकिन 24 से नहीं कट रहा है, तो आपका 60 भी नहीं होगा। अब क्या कर लीजिए, 30 को गुना कर दिए 3 से, यानी कि 30 या 90, 90 कट रहा है क्या, 90 नहीं कट रहा है। अब 30 को गुना कर दिए 4 से, 30 का 120, जैसे मैं 120 करा ना, तो 12 से कट रहा है, 12 120, 24 से कट रहा है आपका, यानी 12 24 दोनों से कट रहा है ना, तो आपका एलसीएम क्या निकल के आ जाएगा, 120। जो मैं बताया हूँ ना, ये कब तक करना है, जब तक कि ये सभी से भाग नहीं लग जाए पूरी तरीके से, तब तक आपको ये दोहराते रहना है, बस आपका एलसीएम निकल जाएगा। और नहीं इसे डर लगता है, जो मैंने समझाया हूँ ना, ये तो बिल्कुल आसान है, ठीक है। लेकिन आप ऐसे कर सकते हैं, जैसे 2 से लगाइए, फिर 3 से लगाइए, ये भी तरीका आपका कॉमन तरीका है। बाद में किस तरीके से बनाएंगे ना, तो कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मन ही मन आपका हो जाएगा। अगर ये चीज़ मुझे पहले पता होता ना, तो कैसे बनाता मैं डायरेक्टली क्या बनाता मैं, मन ही मन सोचता क्या, मन ही मन मैं सोचता क्या कि 30 दिया गया है ना, 30 क्या 30 गुना में 60 नहीं कट रहा है ना, एक ही से कट रहा है, एक से नहीं कट रहा है, 300 का 90 नहीं कटेगा, 300 का 120, 120 मेरे मन में आ गया ना। अब 120 को मैं देख रहा हूँ ना, 12 भी कट रहा है और 24 भी कट रहा है, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा 120, आपका आंसर। ऐसे से आपको करना है, ठीक है। चलिए अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया देख लीजिए। यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 20:19 है, तो हानि का प्रतिशत कितना है। देखिए क्रय मूल्य आपको दिया कितना, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना दिया गया है आपका, 20:19 दिया गया ना। यानी इसमें क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि आपका क्रय मूल्य दिया गया 20 रुपया और आप विक्रय मूल्य दिया गया 19 रुपया, यानी इसमें आप क्या हो गया, लॉस हो गया। लॉस कितना होगा आपका, 20 - 19, यानी कि आपका 1 रुपये का लॉस हो गया। तो लॉस का परसेंटेज का फार्मूला क्या होता है, लॉस परसेंटेज का फार्मूला क्या होता है, इसका होता है आपका फार्मूला में, ऊपर में लिखेंगे लॉस और नीचे में क्या लिखेंगे, नीचे में लिखेंगे आपका कॉस्ट प्राइस, और इंटू में कितना हो जाएगा, इंटू में हो जाएगा आपका 100, क्या हो जाएगा 100। ये फार्मूला होता है किसका, ये फार्मूला किसका होता है, तो लॉस परसेंटेज का फार्मूला होता है। अब आपको लॉस कितना दिया गया है, 1 रुपये का, और क्रय मूल्य कितना दिया गया 20, तो यहाँ 20 कर लीजिए, अब गुना में क्या कर लीजिए 100। अब काट लीजिए, यहाँ पर काटेंगे तो कितना आएगा, 20 × 5 = 100 ना, यानी कि 5% का क्या हुआ, लॉस हो गया। ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया गया है, कोई भी एक्स मानने की जिसमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ऐसे बनाते हैं क्वेश्चन को। अब आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया देख लीजिए। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें कि 7 जोड़ने पर 12, 16 और 18 से पूर्णतया विभाज्य हो जाए। गौर करिए, क्वेश्चन में गौर करिएगा, मैं क्या समझा रहा हूँ। 12, 16, 18 से पूरी तरीक़ा से कट जाएगा, तो उस कंडीशन में आपको क्या निकालना पड़ता है, एलसीएम निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है, एलसीएम। और जितना एलसीएम आएगा ना, उसमें से 7 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। जो जोड़ने के लिए बोल रहा है ना, तो आप आंसर में से घटा दीजिएगा। अब देखिए 12, 16, 18 का एलसीएम निकालिए, कैसे निकलता है, आप कितना निकलता है, 18 दूना कर लिए 36, 18 दूना कितना हो जाएगा 36, 36 क्या 12 से कट जाएगा, जो अभी तरीका मैंने बताया था। 12 × 36 कट रहा है, लेकिन 16 से नहीं कट रहा है ना, तो ये छोड़ देंगे। 18 × 54 नहीं, 18 × 4 72 नहीं, 72 तो इससे कट जाएगा, इससे नहीं कटेगा। 18 × 5 90 नहीं, 18 × 5 90, 18 छक्के 108 नहीं, 18 18 7 126 नहीं, 18 8 144। अब 144 जो है ना, मैं इसको मैं पढ़ते गया ना, 144 जो है ना, यहाँ पर आपका 12 से भी कट रहा है, ठीक है, और यहाँ पर 16 से भी कट रहा है आपका 144। 144 क्या हो गया आपका, यहाँ पर इसका एलसीएम निकल के आ गया। अब जितना एलसीएम निकल के आएगा ना, बोल रहा है 7 जोड़ने पर
अब ये संख्या जो है ना, ये सभी संख्या ना 12, 16, 18 से ये पूरे तरीके से कट रहा है ना, लेकिन बोल रहा है 7 जोड़ने पर इतना आना चाहिए, 7 जोड़ने पर इतना आना चाहिए। तो 7 में से कम करेंगे ना, यानी 137 आ जाएगा। यानी 137 में अब 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 144। 144 जो है इससे कट रहा है तीनों से ना, यानी आपका आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 137 आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। 137 में 7 जोड़ेंगे तब आपका ये आएगा 144 आ जाएगा, ये कह रहा है। तो 7 जोड़ने में बोल रहा था, तो 7 मैंने घटा दिया और आपका आंसर निकल गया 137। आपका आंसर हो जाएगा 137। आपका आंसर ऑप्शन नंबर ये ए में दिया गया है। इसमें बस आपको कंसेप्ट समझना है, आपका कंसेप्ट समझना है। या आपका LCF LCM में क्वेश्चन आपको आ जाएगा। ये क्वेश्चन ये सारा मैं करवाऊँगा आपके वीरपद के एप्लीकेशन पर, मैथ के कोर्स में, ठीक है। और मैथ का कोर्स जो रहेगा ना, ये सभी आपके एग्ज़ाम के लिए रहेगा। कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं ना आप आर्मी का, सब के लिए स्पेशल क्लास रहेगा ये चीज़। अब आगे आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन में दिया गया है, यदि एक आयत की लंबाई 10% की वृद्धि कर दी जाए और चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर कोई आयत है 10% की कमी कर दिया गया है और 10% की फिर वृद्धि कर दिया गया है लंबाई चौड़ाई में, उस क्वेश्चन को बनाने के लिए ना ऐसे बनाएंगे, प्लस माइनस एक्स, फिर प्लस माइनस वाई, प्लस माइनस एक्स वाई बटा में 100। ये फार्मूला याद रख लीजिएगा। प्लस का यूज़ कब करेंगे, जब आपका बढ़ेगा, वृद्धि होगा तब, इंक्रीज होगा तब। और माइनस का यूज़ कब करेंगे, जब इंक्रीज आपका डिक्रीज होगा तब, घटेगा तब। अब देखिए पहले क्या वृद्धि कर दिया गया ना, तो प्लस 10 करेंगे। बाद में क्या चौड़ाई में कमी कर दिया गया, तो माइनस क्या करेंगे, 10 करेंगे। और यहाँ पर साइन कौन सा लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे प्लस माइनस, जो गुना करके आएगा साइन यहाँ लगाएंगे। प्लस माइनस क्या आता है, माइनस आता है ना, माइनस 10 गुना में 10 बटा में 100। अब काट लीजिए, देखिए यहाँ पर ये दोनों कट जाएगा, ये जो कट जाएगा, क्या बच जाएगा, माइनस में क्या बच जाएगा, 1 माइनस में आ गया ना, माइनस में आपका आंसर आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, डिक्रीज, यानी कमी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। आंसर प्लस में आएगा तो वृद्धि होगा। तो कितना आ गया, 1 ना, यानी कि 1% क्या हो जाएगा, 1% की क्या हो जाएगा, 1% की कमी हो जाएगा। आपका आंसर यहाँ पर निकल के आ जाता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया गया, ऑप्शन नंबर आपका ये डी में दिया गया है, 1% की कमी। तो इस फार्मूले को आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है ना। ये कई फार्मूले में आपको कई क्वेश्चन में एक बहुत काम आता है, खासकर परसेंटेज का चैप्टर करेंगे, मेंसुरेशन करेंगे, आपको बहुत में काम आने वाला है ये चीज़। अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है देख लीजिए। कि 70, 35, 77 का महत्तम समावर्तक क्या है। 70, 35, 77 वैसे निकालने के लिए तो ऐसे भाग वाला तरीका होता है, लेकिन मैं आपको डायरेक्टली ऑप्शन से करवाऊंगा इसमें, ठीक है ना। अब ढूंढिए ऑप्शन में सबसे बड़ा कौन सा है, 13 है ना। क्या 13 सभी को काट रहा है, नहीं काट रहा है, तो आपका आंसर नहीं होगा, ठीक है। 11 सब क्या सभी को काट रहा है, नहीं काट रहा है, आपका आंसर ये भी नहीं होगा। 7 सभी को काट रहा है, 7 को ये देखिए तीनों का काट रहा है 7, तो 7 हो जाएगा आपका आंसर डायरेक्टली, ठीक है। ऑप्शन से ही कर लीजिएगा ऐसे क्वेश्चन को, ठीक है ना, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। बट SCF में क्या होता है ना, कि जो सबसे बड़ी संख्या होता है जो तीनों को काटेगा। सबसे बड़ी संख्या कौन सा है, जो तीनों को काटेगा, सबसे बड़ी संख्या। तो 7 जो है ना सबसे बड़ी संख्या है जो तीनों को काट रहा है। वैसे निकालेंगे भी ना आपको भाग लगाकर, पहले 35 से 70 में भाग लगा लीजिए, जितना आएगा, फिर उतने से इतना भाग लगा लीजिएगा, आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है ना। जैसे आप बनाते हैं बना के चेक कर लीजिएगा। SCF क्या होता है आपको मेन समझना इतना था, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया देख लीजिए। 48 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोलार्ध को पिघलाकर 8 सेंटीमीटर त्रिज्या की कितनी गोलार्ध बनाई जा सकती है। देखिए हेमिस्फीयर मतलब क्या होता है, मतलब होता है अर्ध गोलार्ध होता है, यानी ऐसे करते हैं ऐसे आधा होता है, ठीक है। और आपका गोलाकार गेंद मतलब क्या हो गया, पूरा आपका ये गोला हो गया। आपने पढ़ा होगा, फार्मूला पढ़ा होगा आपने, अर्धगोलार्ध का आयतन और गोला का आयतन पढ़ा होगा। तो मैं फार्मूला यहाँ लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। देखिए हेमिस्फीयर का फार्मूला क्या होता है, हेमिस्फीयर का फार्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यू होता है, ठीक है ना। और गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है, यहाँ क्यू होता है, ठीक है ना, क्यू होता है, ये फार्मूला होता है। अब डायरेक्टली अब इसका भी आपको दिया गया है, कितना त्रिज्या दिया गया है, इसका त्रिज्या कितना दिया गया है, यानी कि अर्ध गोलार्ध का, यानी कि आपका गोलार्ध का कितना दिया गया है, तो आपका यहाँ दिया गया है, आपका आर दिया गया है 48 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका त्रिज्या दिया कितना, इसका त्रिज्या दिया गया आपका कितना, तो आपका गोला का गेंद का 8 सेंटीमीटर दिया गया है, 8 सेंटीमीटर दिया गया ना, रेडियस। आप लोग कुछ नहीं करिएगा, इसका आंसर डायरेक्टली निकाल लीजिएगा। जब बोल रहे संख्या पूछेगा ना कितनी बनाई जा सकता है, यानी बड़ा को पिघलाकर जब छोटा का आयतन दिया रहेगा ना, तो उस कंडीशन में क्या करिएगा, यानी कि जो बड़ा रहेगा ना उसको ऊपर रखिएगा,
गुना में पाई आर क्यू, बटा में क्या कर देगा, जो छोटा छोटा बनने वाला है ना, उसका एक आयतन याद रख लीजिएगा, उसका एक आयतन रख लीजिएगा। 4/3 पाई आर क्यू। अब देखिए पाई से पाई कट जाएगा ना, अब यहाँ पर क्या 2/3, 3 से 3 कट जाएगा, 2 दूना में 4, क्या बच जाएगा आपको, ऊपर में जाएगा 2r3, नीचे में क्या माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर 2r3 नहीं बचेगा, यहाँ पर ऊपर में क्या बचाएगा आपका, पहले तो एक बड़ा आर मान लीजिए, यहाँ पर क्या मान लीजिए, बड़ा आर मान लीजिए, ठीक है ना। ऊपर में जाएगा बड़ा आर बन जाएगा, और नीचे क्या बचाएगा 2 छोटा आर क्यू बन जाएगा। पहला का कितना था, 48 था ना, तो 48 गुना में 48, ठीक है ना। अब समझ लीजिए मैं कहाँ आर क्यू था, इसीलिए 2 इंटू में, और नीचे 8 है ना, 8 गुना में 8। देखिए 8 छक 48, काटिए यहाँ पर, 8 छक 48 6 हो जाएगा, 8 छक 48 6 हो जाएगा, 8 छक 48 6 हो जाएगा। नीचे में 2 है ना, 2 से काट लिए, 2 3 6। अब देखिए 3 छक्के 6 18, 18 छक्के 108, आपका आंसर निकल के आ जाएगा 108। देखिए यहाँ पर ऑप्शन में 108 दिया ही नहीं गया था, इसको मान लीजिए आप लोग 108 मान लीजिए, ठीक है ना, पहला ही मान लीजिए, ठीक है ना। 108 आपका आंसर निकल के आ जाएगा, तो ऑप्शन इसका गलत था, ठीक है ना। चलिए अब अगले क्वेश्चन को लगा लीजिए मेरे साथ में। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है देख लीजिए यहाँ पर कि एक कार चालक 7 सेकंड में 288 मीटर दूरी तय करता है, तो उसका गति क्या होगा। आप लोग इसका क्वेश्चन आंसर पता कर लीजिएगा, ठीक है ना। स्पीड बराबर क्या होता है फार्मूला में, स्पीड बराबर क्या होता है आपका डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन में क्या होता है, टाइम होता है, क्या होता है, टाइम होता है। तो इसको आप लोग सॉल्व करके आप आंसर कमेंट में करिएगा। 46 क्वेश्चन लिख दीजिएगा कमेंट में, और इसका आंसर कमेंट में करिएगा, ठीक है। जिनको नहीं पता होगा समझ सकते हैं कि आपका आर्मी एग्जाम में क्या होने वाला है, तो इतना भी आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा, इसका आंसर कमेंट में कीजिएगा, ठीक है। चलिए मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है देख लीजिए यहाँ पर कि ए बी सी के बीच धन का अनुपात इतना है, 3:4:8 है। तो यहाँ पर बोल रहा है आपको a प्लस में b बराबर में c प्लस में 18 है, तो a का हिस्सा क्या है, ये आपका एक इक्वेशन दे दिया गया है, समीकरण दे दिया गया है। पहले तो इसको मान लीजिए यहाँ पर a b c मान लीजिए कितना कितना है आपका है, तो मान लेता हूँ मैं a कितना है आपका 3x मान लेता हूँ मैं, b बराबर मान लूँगा मैं कितना 4x, और c बराबर कितना मान लूँगा यहाँ पर 8x मान लूँगा। आपको दिया क्या a प्लस में b बराबर में c प्लस में 18 दिया गया है, तो a का वैल्यू कितना है 3x है ना, 3x हो जाएगा। b का वैल्यू कितना है 4x है, बराबर में कितना हो जाएगा c का वैल्यू 8x प्लस में 18 कर दीजिए, ठीक है। अब सॉल्व कर दीजिए, 4 3 7, 7x प्लस में 8 बराबर में 8x प्लस में 18, ठीक है। अब बोल रहा है क्या, आप देखिए यहाँ पर डायरेक्टली इसको इस तरफ कर लीजिए, तो इस 8 में से 7 घट जाएगा, कितना बच जाएगा 8x में 7x घट जाएगा, तो x बच जाएगा, बराबर में कितना 18 हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर देखना है क्या, यहाँ पर देख बोलिएगा माइनस में आ जाएगा आपके लिए, तो माइनस में तो कभी अनुपात आता नहीं है रेशियो में, तो मान लीजिएगा यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, ठीक है। 18 x का वैल्यू कितना आ गया, x वैल्यू 18 आ जाएगा, माइनस मैंने हटा दिया है इसको, ठीक है ना, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, 18 आ गया। अब आप एक आप कितना माना था आपने, a का माना था आपने 3x माना था ना, 3x था ना आपका, यानी a का हिस्सा कितना हो जाएगा 3x था, यानी कि 3 गुना में 18 कर दीजिए, x के वैल्यू मैंने डाल दिया, कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा आपका आंसर। देखिए यहाँ पर माइनस पर अब बिल्कुल ध्यान मत दीजिएगा आप लोग, ठीक है ना, अगर वैसे करेंगे तो आंसर नहीं मिलेगा आपका, ठीक है ना। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कभी भी अनुपात आता है ना माइनस में नहीं आता है, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ माइनस को इग्नोर कर दिया। अब आगे आ जाइए, वैसे क्वेश्चन को देखा जाएगा तो क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटांग है, गलत है। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया देख लीजिए, यहाँ पर इसको सॉल्व करना है। अब देखिए सॉल्व करने के लिए पहले क्या करेंगे देख लीजिए, मैं क्वेश्चन को लिख देता हूँ यहाँ पर 0.5 भागा में 0.5 गुना में 0.5, इसको घातांक करने के नियम से बनाएंगे तभी बन जाएगा, वैसे नहीं बनाएंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है। गुना में 0.5 प्लस में 0.5 भागा में 0.5, देखिए भागा है ना, तो ये दोनों तो कट ही जाएगा आपका, क्या हो जाएगा ये दोनों कट गया आपका, ऊपर में कितना बच गया, ऊपर बच गया 0.5 बच गया, नीचे में प्लस क्या है ना, मैं ऊपर लिख देता हूँ यहाँ 0.5 ऊपर में बचा है ना आपका, नीचे में क्या, इन दोनों गुना करूँगा ना, इन दोनों गुना करूँ कितना आएगा 25 25, 5 5 गुना करूँगा तो 25, यानी कि पॉइंट इतना 0, एक अंक के बाद पॉइंट, एक अंक में पॉइंट, गुना करने पर 2 अंक के बाद पॉइंट, तो 25 मैंने तो कर दिया, 5 5 25 तो कर दिया, पॉइंट 1 2 पॉइंट यहाँ आ गया, प्लस 0.5, अब ये दोनों का काटूंगा ना तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा ना, 1 यहाँ कर दीजिए, यानी कहने का मतलब आपका आ गया 0.5 बटा में कितना आ जाएगा 1.25।
अब देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा भाग लगा के। अब यहाँ पर देख लीजिए ये 2 अंक के बाद है, इसको मैं क्या करूँगा, पॉइंट यहाँ हटाऊँगा, ठीक है, नीचे में 10 आ जाएगा, ये पॉइंट हटाऊँगा, कितना आ जाएगा ऊपर में 100 आ जाएगा। 5 25 से 25 5 125, 10 10 कट जाएगा, यानी मैं कह सकता हूँ आपका भाग लगाएंगे ना 10 में 25 से, 10 में 25 से भाग लगाएंगे ना, तो पॉइंट देखिए यहाँ कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 25 का में 100, यानी कि आपको कितना हो जाएगा 0.4, कितना हो जाएगा 0.4, 0.4 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर किस में दिया गया, ए में दिया गया है। यहाँ पर कटकुट में थोड़ा सा यहाँ पर लगेगा, अजीब लगेगा आपको, आप खुद से बना कर इसको देख लीजिएगा, ठीक है ना, जैसे मैंने बताया आपको। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया देख लीजिए यहाँ पर, किसी धनराशि पर साधारण ब्याज की दर पर 20 वर्ष में मूलधन बराबर हो जाता है। यानी बोल रहा है कोई भी एक धनराशि है, साधारण ब्याज जो है ना किसी दर पर 20 वर्ष में मूलधन के बराबर, यानी जितना मूलधन रहेगा ना उतना क्या बन जाएगा, इंटरेस्ट बन जाएगा। यानी आपका मूलधन और इंटरेस्ट क्या बराबर यहाँ पर है, ठीक है। यानी कह सकता हूँ कि P बराबर में कितना हो जाएगा 1 और इंटरेस्ट बराबर में भी 1 हो जाएगा। मान लेता हूँ मैं, इसको मैंने मान लिया क्योंकि दोनों आपस में क्या है, ये बराबर है जैसा क्वेश्चन कह रहा है। उसका बोल रहा है रेट कितना है। अब देखिए आपने क्या पढ़ा है, रेट बराबर फॉर्मूला क्या पढ़ा है आपने, SI इंटू में 100 अपॉन में P, यानी कि प्रिंसिपल इंटू में आपका टाइम पढ़ा है आपने ना। तो यहाँ पर देखिए SI और आप प्रिंसिपल तो बराबर ही है, 1 गुना में 100 हो जाएगा, बटा में 1 गुना में टाइम कितना दिया गया है, टाइम दिया गया 20 वर्ष ना, तो 20 कर दीजिए। समझ में आपको आया ना कैसे करते हैं हम लोग, जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसे मैंने सॉल्व कर दिया। देखिए 20 पंचे में 100, यानी कि 5 काट के आ गया ना, 5% क्या हो जाएगा, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। जैसा मैंने क्वेश्चन बोला है ना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने बना दिया है, बस आपका आंसर निकल के आ गया। और आपको ये फार्मूला पता होगा आपको, क्योंकि इससे पहले मैंने काफ़ी सारे क्लासेस करवा दिए हैं इस तरह के क्वेश्चन पर। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया देख लीजिए कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगा जो 10 12 15 18 और 20 से विभाजित हो जाए और एक वर्ग बन जाए। क्या बन जाए, एक वर्ग के रूप में भी हो जाए हो। पहले तो ये देख लीजिए कि 10 12 15 18 और 20 से कौन सी संख्या कट रहा है। अब जो संख्या कट रहा है ना, अब वो कटना भी चाहिए और वो एक पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए, पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसका पहले आपको निकालना पड़ेगा LCM। जितना LCM आएगा ना वो देखना है कि वो पूर्ण वर्ग कैसे बनेगा। तो LCM निकालने का तरीका मैंने बता दिया था कैसे बनाना है। देखिए वैसे तो एक तरीका है ना, ऐसे ऐसे करके बना दीजिए, ऐसे करके बना दीजिए, लेकिन मैंने क्या बोला था, सबसे बड़ी संख्या ले लीजिए। सबसे बड़ी संख्या में क्या करिए, आप गुना करते रहिए। देखिए 20 से नहीं कटेगा, 20 गुना 40 नहीं कटेगा, 60 नहीं कटेगा, कोई 20 का 80 नहीं कटेगा, 20 पंचे 100 नहीं कटेगा, 20 छक्के 120 नहीं कटेगा, 20 सत्ते 140, 20 अट्ठे 180। अब देखिए जैसे 180 पर आते हैं ना, 20 से 20 अट्ठे 20 नम्मा ना, 20 से तो कटेगा ही 180। अब देखिए 180 को क्या कट रहा है, 180 को 10 से भी कट रहा है, 12 से भी कट रहा है ना, 15 से भी कट रहा है, 18 से भी कट रहा है, यानी 180 क्या निकल के आपका आ गया, LCM निकल के आ गया। अब 180 का क्या कर लीजिए, गुणनखंड कर लीजिए। क्या कर लीजिए, गुणनखंड। 2 से लगाएंगे 90 आ जाएगा, 2 से लगाएंगे ना आपके 45 आ जाएगा, 3 से लगाएंगे ना 3 3 3 9 3 15 45, फिर 3 से लगाएंगे ना आपका आ जाएगा 5। अब 5 तो नहीं लगेगा ना, तो क्या हो जाएगा 2 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 3 गुना में 5। अब देखिए यहाँ पर वर्ग बनाने के लिए क्या चाहिए, जोड़ा चाहिए ना आपको ना, पेयर चाहिए ना। 2 का पेयर बन रहा है, 3 का पेयर बन रहा है, क्या 5 का पेयर बन रहा है, नहीं बन रहा है ना। तो अपना मन से क्या करेंगे, 5 एक और लिख देंगे, क्योंकि बोल रहा है यहाँ पर वर्ग बनाना है मुझे। अब गुना कर कितना आएगा, गुना करके तो आपका इतना आ ही गया था 180, इन तीन सभी गुना करेंगे तो ठीक है, उसमें भी आप 5 से गुना कर दीजिए। 5 आपने मन से ऐड अपने करा है ना, तो आप 180 में क्या कर दीजिए, 5 से गुना कर दीजिए। 180 में क्या कर दीजिए, 5 से गुना कर दीजिए। 18 पंचे 90, 90 क्या है, 900 क्या है आपका, एक पूर्ण वर्ग है और सभी से कट रहा है। क्वेश्चन को ऐसे बनाते हैं हम लोग, ठीक है ना। क्वेश्चन देख के गए, घबराइएगा नहीं आप लोग, ठीक है ना। तो चलिए अभी मैंने 50 क्वेश्चन करवाए हैं, तो 50 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन राइट आपका हुआ है ना, सभी आप लोग कमेंट करिए। और सभी लोग एक बार जय हिंद का कमेंट ज़रूर करिएगा, जो बच्चे अभी तक यहाँ पर तक लास्ट तक पहुँचे हैं। जय हिंद कमेंट करिएगा ना, तो मैं समझ जाऊँगा आप लोग सभी क्लास को मेरे लास्ट तक देख रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक सभी से फिर से जय हिंद जय भारत।